सीएए के खिलाफ हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी जमानत पर हैं, लेकिन फिर भी उनके अब तक सुधरने का कोई छोर नहीं है। शर्जील ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। उसने हिंदुओं को बुरी तरह सड़ा हुआ बताने के साथ हिंदुओं को मुस्लिमों की लिंचिंग का और कत्ल करने वाला समाज बताया है। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था हमसे, और ये हम सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। वो झूठ ये है कि हम सब एक कौम हैं। इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक कौम हैं। ये झूठ 1930 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम सब एक नेशन हैं, एक राष्ट्र हैं, एक कौम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, दलित तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। कायदे आजम ने कहा, मौलाना हजरत मोहानी ने कहा नहीं, मुसलमान तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आज जब बाकी सभी बातें किनारे कर कर ये मान लिया गया, ये तय हो गया कि हम एक ही कौम हैं, और इसी वजह से ये लोग आके नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तो बहुत बेईमान लोग हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा भी बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं जिनको आप इस नारे में शरीक नहीं कर, तो ये आपकी तरफ से बेईमानी है। और दूसरा, ये सवाल मैं पूछूं कि ना पूछूं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई हैं तो हर बार सिर्फ एक ही भाई पे जुल्म क्यों होता है? हर बार सिर्फ एक ही भाई क्यों पिटता है? ये जरूरी सवाल है। जब तक इन सवालों के सही जवाब ना मिले, लड़ाई को कैसे आगे लेके जाएंगे? तो इन्होंने एक राष्ट्र बताया, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, और उस जब राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र की पावर एजेंसी, राष्ट्र को डिफाइन करने की पावर जिसके पास होगी वही डिसाइड करेगा कि राष्ट्र कैसा होगा, राष्ट्र में किसके पास क्या पावर होगी और राष्ट्र में किसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो अब तक उस राष्ट्र की हेजेमनी उन्हीं के पास थी जो आज सत्ता में है। हमको और बाकी सभी मजलूम कौमों को चाहिए कि एक साथ आएं और उनसे वो हेजेमनी छीने और कहें कि राष्ट्र तुम्हारा नहीं, राष्ट्र हमारा है। और संविधान की बात बार बार होती है। संविधान क्या है? एक आसान जबान में अगर किसी को समझाना हो कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सभी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं, इन सभी को एक साथ अमन के साथ, बराबरी के साथ रखने के लिए इन सभी कौमों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक डील साइन हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, और वही मुआहदा, वही डील, वही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा संविधान। और आज जब संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, जिसमें मैं और आप सब बराबर हों। और उसके लिए हम लोग को अपनी आपसी लड़ाई, आपसी रंजिशें किनारे कर कर एक वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मगर अगर संविधान लागू ना हो, अगर संविधान की कोई हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, अगर कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की सूरत में जंग होती है। एंड आई से दिस with full responsibility that we are in a state of war. हम जंग के बीच में जी रहे हैं। स्टेट के सभी ऑर्गन, जुडिशरी, पुलिस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव,
मीडिया, यही 5 ऑर्गन हैं हमारे स्टेट में। जुडिशरी का क्या हाल है? मुनव्वर फारूकी, एक कॉमेडियन जिसका जिक्र प्रशांत भाई ने किया, उन्होंने एक चुटकुला सुनाने वाले थे, सुनाया नहीं था, सुनाने वाले थे, और उससे माहौल खराब हो सकता था। इस वजह से आज वो जेल के पीछे हैं। जज कह रहा है कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, मगर तुम्हें बेल नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला, उसको देखिए। कुल मिलाकर, मैं जुडिशरी पे तबसरा नहीं करना चाहता, कुल मिलाकर पॉइंट ये बता रहा हूं कि जुडिशरी आज के वक्त में कम से कम मेरे नजदीक तो भरोसे के लायक नहीं है। एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। अगर सरकार के मुखबिर यहां बैठे हैं तो उनके लिए दोबारा बोल रहा हूं, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। आपको स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट के ऑर्गन के ऊपर भरोसा सिटीजन्स करें। अगर सिटीजन्स भरोसा करना छोड़ दें तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो माफी मांगे, वो आगे बढ़कर आए, पहल करे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम गलती तस्लीम करते हैं, आगे से ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ इन सभी फैसलों को सेलिब्रेट किया जाता है। पुलिस के बारे में एक मिसाल, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे। जैसे इनकाउंटर एक मिसहैप होता है कि सामने से कोई आ गया, गोली चला दी, तो पुलिस को भी बदले में गोली चलानी है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे, और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। और ये इनकाउंटर करने वाली पुलिस सीएनआरसी के प्रोटेस्टर्स पे उत्तर प्रदेश में सीने पे गोली चलाती है, बोलती है कि पाकिस्तान चले जाओ। आईपीएस ऑफिसर बोलता है पाकिस्तान चले जाओ। कोई मुझे समझाए कि मैं कैसे भरोसा करूं उस पुलिस पे। गए थे बिरयानी खाने, पाकिस्तान कोई बुरी जगह है? तुम गए, मेरे नजदीक पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे नजदीक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया का कोई मुल्क बुरी जगह नहीं है। जगह अच्छी या बुरी समाज तय करता है, वहां पे बराबरी कितनी यह तय करता है कि मतलब उसका नाम पाकिस्तान है। मतलब नेशनलिज्म अपने आप में कितना डरावना कॉन्सेप्ट है कि मतलब किसी मुल्क के बस होने भर से, मतलब आप हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, रशिया है, इनके बस होने भर से हम जिंदाबाद का नारा लगाएं। आप बहुत अच्छे होते हैं, आपके यहाँ सब बराबर होता, आपके यहाँ कोई भूखा ना सोता, आपके यहाँ कोई जेलों में ना होता, आपके यहाँ क्राइम ना होता, आपके यहाँ इंसाफ होता, तो खुशी के साथ, फकर के साथ सब बोलते जिंदाबाद, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई मुल्क हो। जब आपके यहाँ भी वही बुराई है, उनके यहाँ भी वही बुराई है, तीसरे के यहाँ भी वही बुराई है, तो बस होने की वजह से हम जिंदाबाद क्यों बोले कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हारा जिंदाबाद। और नेशनलिज्म के साथ एक और परेशानी है कि नेशनलिज्म को चाहिए दुश्मन। ये तो आप नेशनलिस्ट रह नहीं पाएंगे, आप देशभक्त रह नहीं पाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट होना है तो आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। एक तो बोलिए कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा बोलिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप उस डेफिनेशन में आते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी। तो मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूं। एक और बात साफ कर दूं, अब बात यह कहनी है मुझे, और ये जरूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था, इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था, कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साला हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे,
क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। आज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल करने के लिए, वजह चाहिए होती थी। नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, क्योंकि कहानी बनाई जाती थी, फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा। उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना, जुल्म करना। अभी वजह नहीं चाहिए, मुसलमान हो मार देंगे। गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फर्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे। सीट दे रहे हो, मार